जनता ने आशीर्वाद जिस रूप में भी दिया, चाहे हार के रूप में ही दिया, आदरणीय यशपाल आर्य जी ही मेरे गुरु भी हैं और वही मेरे भारत देश के उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को हमने कैसे लेना है, तो उस सिटकुल में जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने 6 माह का करीबन वहाँ पर आम कर्मिक अनशन और जो वोट मांगते समय जो है अपना परिवार बनाते हैं और वोट मांगने के बाद जब यूके लाइव 24 के साथ आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं राज्य आंदोलनकारी और खड़गपुर क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान शंकर जोशी जी। शंकर जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके लाइव 24। धन्यवाद। जो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपने ये जो कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार ये कटिंग्स दिखाएं, जो ये अखबार की कटिंग रखी है, ये क्या है असल में, कहाँ कहाँ कब कब आपने कैसे कैसे जो है राज्य आंदोलन से लेकर के जो अन्य बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर के आपने जो लड़ाई लड़ी, क्या है आखिर और क्या क्या है, थोड़ा सा एक बार जरा हमारी जो है चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं उसको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मैं बेरोजगार संगठन, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का प्रदेश सचिव था। हमने हल्द्वानी से लेकर के रामनगर तक हमने पदयात्रा करी और पूरे प्रदेश भर में हमने उस समय मशाल जुलूस 2001 में पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस करी। ये उस समय की तस्वीरें हैं। एक पत्र ये भी है जो अखबार में लगी है कि आंदोलनकारियों को टिहरी जेल भेजा, ये आखिर ये असल में क्या है? ये हमारे बड़े भाई मोहन पाठक जी जो राज्य आंदोलनकारी प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उनके साथ मैंने कम से कम 6 महीने तक हमने ये डाबर फैक्ट्री के गेट में, उस समय नया नया सिटकुल दिया था यहाँ पर श्रद्धेय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने, तो उस सिटकुल में जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने 6 माह का करीबन वहाँ पर कर्मिक अनशन, फिर उसके बाद आमरण अनशन और उसके बाद जब हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर हमको टेहरी जेल भरो आंदोलन हुआ, तो उसमें हम टेहरी जेल में बंद रहे थे। ये उस समय की तस्वीरें हैं। जोशी, इसके अलावा ये रुद्रपुर में पुलिस ने फटकारी लाठियां रोजगार की, ये वही है, इतनी लाठियां खाई है हमने। तो ये जो आज स्थानीय लोग वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, तो उसमें 70% का आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलने के लिए श्रद्धेय तिवारी जी ने जो है वो लागू भी किया था, लेकिन उसको अभी तक कोई भी सरकार है उसको अभी तक पास नहीं कर पाई। ये गिरफ्तारी का सामने आया है, इसमें छात्र नेता शंकर जोशी गिरफ्तार, ये कब का मामला और ये क्या है मैटर? जब इन्होंने हल्द्वानी में हमारे बेरोजगारों के ऊपर जब लाठियां फटकारी, तो उस समय मैंने हल्द्वानी में आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो उस समय फिर मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया बैसानी से। तो उस समय उनने मेरे को वहां से गिरफ्तार करके जेल की यात्रा करवाई। ये उस समय की तस्वीरें हैं। जोशी जी, ये तो चलिए राज्य बनने के बाद जो आपने बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी हो या अन्य किसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ी हो, वो भी कई बार जेल भी गए देखा गया। तो इसके अलावा जो राज्य गठन के समय में भी आपने लगातार जो है सक्रिय भागीदारी निभाई थी, उस समय कैसे कैसे जो है राजनीतिक जो उसमें क्या माहौल था उस समय और किस तरीके से जो है आप लोगों ने मेहनत की और राज्य बनाने में जो है अपना योगदान दे पाए उसमें? देखिए, जिस समय ये राज्य आंदोलन की लड़ाई थी चरम सीमा पर थी और उस समय 92-94 की बात मुझे अभी ताजा याद है। तो उस समय क्या था कि हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे अंदर जुनून जो था वो बहुत ऐसा जुनून था। उस समय न हमको डर थी, न भय था, न चिंता थी। सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही चीज थी, जैसे मछली की आंख को भेदा जाता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में एक चीज थी कि हमने वो भारत देश के उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को हमने कैसे लेना है, उत्तराखंड के रूप में, जिसको पहले उत्तरांचल नाम भी दिया गया। तो बस उसको लेने का जो हमारे अंदर जुनून था, उसमें हमारे इस आंदोलन के जो असली जो हमारे संरक्षक के रूप में नेता थे, वो थे स्वर्गीय NK कपिल साहब और हमारे क्षेत्र के बड़े भाई लोग भी थे इसमें, जैसे स्वर्गीय महेंद्र सिंह राणा जी थे और हमारे उमेश शर्मा जी थे और हमारे कोटाबाग के आंसू भाई थे। तो ऐसे हमारे बड़े भाई थे, उनके साथ हमने भी बहुत ज़्यादा इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई और इस राज्य को हमने अंततः फिर 9 नवंबर 2000 को हमने इस भारत देश के उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को उत्तरांचल के रूप में और आज उत्तराखंड के रूप में जिसको जाना जाता है, इसको हमने ले लिया। जोशी जी, बात करें राजनीतिक गुरु, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किसको गुरु माना, किनके आदर्शों पर चले और आज जो है इस सामाजिक छवि में जो है आप लगातार सक्रिय भूमिका निभाए हैं, एक सक्रिय राजनेता के रूप में, समाजसेवी के रूप में, तो किसको गुरु माना, किसका मार्गदर्शन मिला? देखिए, सर्वप्रथम तो जब मैं 97-98 में स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी के आवास से ही मैंने शुरुआत करी और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला। और रही बात जहाँ गुरु की बात कहते हो, तो गुरु केवल एक ही होते हैं राजनीति में, और जो गॉडफादर भी होते हैं, पिता के रूप में भी होते हैं, तो वो मेरे आदरणीय यशपाल आर्य जी ही मेरे गुरु भी हैं और वही मेरे
गॉडफादर भी हैं, तो इसलिए उन्हीं को माना और उन्हीं से सीखा भी है कि कैसे आदमी को धैर्य रखना चाहिए और इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए और राजनीति में अपने से सीनियर को कैसे मान देना चाहिए और अपने लोगों को कैसे साथ लेके चलना चाहिए, ये मैंने उन्हीं से सीखा है, वही मेरे गुरु हैं। जो जी बात करें इसके बाद जो आपने चुनाव लड़े, कौन-कौन से स्तर के आप चुनाव लड़ चुके हैं अभी और कैसे-कैसे दायित्वों का निर्वहन आपके पास रह चुका है? संगठन की बात करें चाहे जो चुनाव लड़े हों, उसको लेकर के आपने क्या-क्या अभी तक जो है उपलब्धि हासिल की? देखिए, संगठन में तो मैं जिला महामंत्री भी रहा हूँ और जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी मैं नैनीताल का वर्तमान में नैनीताल विधानसभा का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुरुजी हमारे यशपाल आर्य जी ने अभी मेरे को नैनीताल का प्रभारी भी बनाया हुआ है। और वैसे राजनीतिक जीवन में मैंने 2008 में मैं ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना चाहता था, महिला सीट थी, तो उसी वक़्त मेरी शादी हुई तो मेरी धर्मपत्नी जी यहाँ की प्रधान बनी 2008 में। फिर 2014 में फिर महिला सीट आ गई, तो मेरी धर्मपत्नी को ही यहाँ की देवतुल्य जनता ने फिर आशीर्वाद देके उनको जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुना। हाँ, 2019 में फिर यहाँ पर पुरुष सीट आई मेरी पंचायत में, तो फिर मेरे को भी यहाँ के लोगों ने प्रधान बना करके अपना आशीर्वाद दिया और मैंने जितना भी हमसे हो सकता था, उनकी सेवा करने का पूरा प्रयास किया। जिला पंचायत चुनाव में भी आपकी लगातार सक्रिय भूमिका रही, लेकिन जनता का जनादेश कुछ और रहा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप अभी भी क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं? किस तरीके का काम कर रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, हार के बाद ही तो जीत है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, 19 दिन का टाइम मेरे को टोटल मिला इस वाले जिला पंचायत में लड़ने के लिए और उसमें भी मेरे को 7-8 हज़ार वोट से ज़्यादा लोगों ने दिया मेरे को और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस 22 ज़कीमंगर की जितनी भी मेरी यहाँ की सम्मानित जनता है, देवतुल्य जनता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुछ कमियाँ मेरे अंदर रही होंगी और मैंने उसकी समीक्षा भी की। जनता ने आशीर्वाद जिस रूप में भी दिया, चाहे हार के रूप में ही दिया, लेकिन मैंने उस दिन से अपनी सक्रियता और ज़्यादा बढ़ा दी और मैं जनता के बीच में जो अपनी कमियाँ हैं, उसको दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो जी, खैर 2027 का समय अभी लंबा ज़रूर है, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ जो है, अभी से तेज़ होती दिख रही हैं। तो 2027 के चुनाव को लेकर के विशेष तौर पे शंकर जोशी, ये क्या सोचते हैं इस मामले में और क्या रहेगी उनकी भूमिका? नहीं, शंकर जोशी क्या सोचता है? शंकर जोशी को चाहते हैं लोग। यहाँ लालकुआं विधानसभा की देवतुल्य जनता चाह रही है भाई, ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ पर झूठ बोलने वालों की और जो दुःख में खड़े नहीं होते हैं, सुख में हमेशा आनंद लेने वालों की और जो वोट माँगते समय जो है अपना परिवार बनाते हैं और वोट माँगने के बाद जब सड़क से लेके सदन तक की बात आती है, तो फिर उस समय वो बड़े नेताजी के रूप में अपना नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो एक सेवक की ज़रूरत है। यहाँ पर नेता नहीं, बेटे की ज़रूरत है। तो लालकुआं विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया है, पहले भी दिया, लगातार 15 साल दिया और इस बार अगर थोड़ा चूक हुई तो उसमें कुछ कमियाँ हमारी रही होंगी, उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। और रही बात 2027 की, तो निश्चित तौर पर 2027 में मैं चुनाव लड़ूँगा और अगर टिकट जनता का आशीर्वाद तो रहा है आपका, लेकिन टिकट रूपी आशीर्वाद जो है वो आलाकमान को देना होता है। तो उसमें लेकर के आपकी क्या है, आलाकमान से कैसी चर्चा है, कैसी उनसे बातचीत है? क्या उससे लगता है कि क्या किस तरीके से टिकट रूपी आशीर्वाद मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है, वो तो हाईकमान का मामला है, वो तो पार्टी का अपना अंदर का मामला है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, सब वैसे तो नियम ये कहता है कि टिकट माँगने का अधिकार सबको है और माँगते 10 लोग हैं, मिलता 1 को है। तो सब लोगों ने मिल कर के जिसको टिकट मिलता है उसको लड़ाना चाहिए, वैसे नियमावली तो ये कहती है और ऐसा होना भी चाहिए।